गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, कल के लेक्चर में हमें आनुवंशिकता के बारे में पढ़ा और इसकी जो सामान्य शब्दावली थी उसके बारे में देखा। साथ ही हमें एक संकर संग्रह यानी मोनो हाइब्रिड के बारे में देखा था। आज अपन पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर और सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है यानी द्विज संकरण क्या होता है और इसका जो रेशियो क्या है वो इम्पोर्टेंट है, पिछली परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे ध्यान से देखना। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एनसीईआरटी जितना भी कंटेंट है वो इस चैनल पर अवेलेबल है। चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपने परीक्षा के अंदर जो भी कंटेंट आ रहा है उसको पढ़िए। देखिए विद्यार्थियों, द्विज संकर संकरण यानी दो प्रकार के लक्षणों के अंदर होने वाला क्रॉस। मटर के दो पौधों की दो जोड़ी विप्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस को द्विज संकरण कहते हैं। यहाँ पे जो मेंडल ने दो प्रकार के लक्षण लिए वो कौन कौन से देखिए विद्यार्थियों, पीला गोल यानी और एक था झुर्रीदार और हरा। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने से जो एप्पन पीढ़ी में जो पादप प्राप्त हो गए वो सारे के सारे गोल पीले थे यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई थी। फिर इन दोनों के बीच में करवा दिया स्वपरागण। स्वपरागण के अंदर जो अपन को इतने बड़ी सारणी प्राप्त हुई है वो समझनी है। देखिए यहाँ पे दो प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, कौन कौन से, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। फिर ये कि ये लक्षण इस साइड में है विद्यार्थियों। अब इन दोनों के बीच में क्या कराना है, क्रॉस कराना है। क्रॉस कराएंगे। देखिए इन दोनों का जो क्रॉस होगा विद्यार्थियों वो इसका रिजल्ट इस प्रकार आएगा। ये देखिए इन दोनों का गुणा कराने पर ये प्राप्त होगा। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, पूरी एक पद्धति के अंदर गुणा कराना है विद्यार्थियों। जैसे ये पूरा भाग है वो इससे गुणा करेगा पूरी पद्धति से, फिर ये अपन को ये प्राप्त होगा। फिर इससे गुणा पूरी ये पद्धति करेगी, इससे गुणा ये पूरी पद्धति करेगी, इससे गुणा ये पूरी पद्धति करेगी। जैसे देखेंगे अपन सारणी के अंदर किस प्रकार गुणा किया है। जैसे यहाँ पे इसको इससे गुणा कराने पर यहाँ पर ये पद्धति प्राप्त, उसके बाद में इसका इससे कराएंगे तो ये यह प्राप्त हो जाएगी। कुल मिला के अपन को इस प्रकार सारणी प्राप्त होगी। अब देखेंगे इसका जो रेशियो है वो फिनोटाइप वो इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है परीक्षा में, तो रेशियो इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है द्विज संकर संकरण का रेशियो। तो यहाँ है गोल पीले हरे और जुरीदार हरे, इनका रेशियो है 9:3:3:1। इम्पोर्टेंट रेशियो है विद्यार्थियों, परीक्षा में पूछा गया है। द्विज संकरण क्रॉस में जिसमें दो जनक विप्यासी विशेषकों में भिन्न थे, जिसमें बीच में रंग और बीज की आकृति क्या थी, भिन्न। अब देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से प्राप्त हो गए इसके युग्मक। जो एप्टी पीढ़ी है उसके अंदर देखिए गोल पीले बीज है वो 9 प्रकार के हो गए, गोल हरे बीज है वो 3 प्रकार के, झुर्रीदार पीले बीज है वो 3 प्रकार के और झुर्रीदार हरे बीज है वो 1 प्रकार का। इसका रेशियो इम्पोर्टेंट है 13:31, याद रखना है। अब अपन देखेंगे लक्षण अपने आप में किस प्रकार व्यक्त होते हैं। तो कोशिका के अंदर डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। फिर डीएनए के अंदर संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है इम्पोर्टेंट है, पूछी गई है विद्यार्थियों। डीएनए की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो जीन है, जो अपने शरीर के अंदर डीएनए के अंदर पाई जाती है। फिर जीन्स होगी वो सूचना लेगी, फिर वो जाएगी प्रोटीन संश्लेषण के लिए। उसके बाद में प्रोटीन के विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति नियंत्रण होती है, जैसे जो टी जीन है वो एंजाइम की दक्षता से कार्य करता है, साथ ही पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाता है। और पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे। इसी प्रकार विद्यार्थियों T2 जो स्मॉल टी है वो अप्रभावी है और इससे एंजाइम कम दक्षता प्राप्त होता है, पर्याप्त मात्रा में हार्मोन नहीं बन पाता है, जिससे पौधे क्या रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं। अब देखेंगे विद्यार्थियों लिंग निर्धारण क्या होता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसमें गुणसूत्र पूछे जा सकते हैं, साथ ही युग्मक किस प्रकार से होते हैं वो पूछे जा सकते हैं और साथ ही इसमें होने वाले परिवर्तन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों जो
लिंग निर्धारण होता है वो दो प्रकार से होता है। कुछ लिंग निर्धारण अंडे यानी ऊष्मीयमान ताप पर निर्भर करता है, जैसे घोंघा है वो ऊष्मीयमान ताप पर निर्भर करता है। और साथ ही कुछ प्राणी जैसे मानव में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। और मादा के अंदर गुणसूत्र XX और पुरुष के अंदर XY होता है। देखिए विद्यार्थियों, यह टॉपिक से जो 10th क्लास का है, इम्पोर्टेंट है, NCERT आधारित है, मैंने वहाँ से लिया है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे नर के अंदर XY गुणसूत्र होता है और मादा के अंदर XX। यहाँ पे फिर युग्मक बनेंगे दोनों के XY और XX। नर का XY मादा की X से मिलेगा तो XX प्राप्त होगा, यानी मादा प्राप्त होगी। फिर नर का X मादा के X से मेल जो क्रॉस करेगा तो XX, यानी दोनों ही प्रकार के अंदर क्या प्राप्त होगी, मादा। इधर देखेंगे Y गुणसूत्र है वो मादा के X से मिलने से पुत्र प्राप्त होगा। फिर Y गुणसूत्र मादा X से मिलने से पुत्र प्राप्त होगा। कुल मिलाकर 50-50 रेशियो प्राप्त होता है। अब इन गुणसूत्रों के बारे में पूछा जा सकता है परीक्षा में कि कौन सा आकार का बड़ा है, कौन सा। आधे बच्चे लड़के और आधे बच्चे लड़कियां प्राप्त होती है। सभी बच्चे चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, X गुणसूत्र माता से प्राप्त होता है। और बच्चे का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें माता पिता से किस प्रकार गुणसूत्र प्राप्त हुए, यानी लड़का होगा या लड़की होगी, इससे माता पिता से किस प्रकार से गुणसूत्र प्राप्त हुए उसी के अनुसार अपन को लड़का होगा या लड़की होगी उसका पता चलता है। जिस बच्चे को अपने माता पिता से X गुणसूत्र प्राप्त हो गया है तो वंशागुद वह लड़की होगी, जिसे पिता Y गुणसूत्र प्राप्त हो गया तो वो लड़का होगा। ठीक है विद्यार्थियों, यह जेनेटिक्स के बारे में देखा। अब पढ़ेंगे जैव विकास क्या होता है। तो जैव विकास की परिभाषा क्या है, वह निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम जो हजारों वर्ष पूर्व जीवों से शुरू हुआ है, नई स्पीशीज का उत्पन्न, मतलब हजारों वर्ष पहले जो नई स्पीशीज थी उनके अंदर निरंतर विकास होता हो रहा है और इस विकास के क्रम को ही हम जैव विकास कहते हैं। जीवों के अंदर हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे स्थिति बताई हुई है, लाल भृंगों का समूह होता है वो जनन के दौरान रंग में परिवर्तन करता है। जो लाल रंग के भृंग होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसके दौरान क्या होता है, रंग परिवर्तन होता है। सभी भृंग लाल और केवल एक हरा होता है, जबकि एक भृंग हरा जनन के दौरान। फिर उसके बाद में कोवे द्वारा लाल भृंग का लक्षण, संतति भृंग हरा, भृंगों की संख्या में यहाँ कमी हो गई। यहाँ पे जो भृंगों की संख्या है वो झाड़ियों से मेल कोवे द्वारा भक्षण में कमी आ गई। इस प्रकार हमें क्या हुआ, हरे भृंग की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। अब इसका रिजल्ट क्या है भृंगों का, तो हरे भृंगों में प्राकृतिक चयन का क्या हुआ, फायदा हो गया है, क्योंकि वे हरी झाड़ियों में दृश्य नहीं हुए थे। कुल मिलाकर जो भृंग हरे रंग के थे वो पत्तियों के अंदर छुप गए, इसके कारण प्राकृतिक चयन के अनुसार वो दृश्यमान नहीं हुए, इसलिए उनका कोवा द्वारा चयन हुआ और प्राकृतिक वंश की अनुकूलता दर्शा रहा है, जिससे समष्टि पर्यावरण में अच्छी तरह से हो सके। इसके बाद लाल भृंगों द्वारा जनन, जो रंग में परिवर्तन हुआ है वो सभी भृंग कैसे रहे, एक ही नीला और सभी लाल, और एक नीला जनन के दौरान भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी, यहाँ पे फिर होगी संख्या में बढ़ोतरी। फिर देखेंगे यहाँ पे जो कोवे लाल और नीले भृंगों को पहचान कर खा सकते थे उन भृंगों की संख्या में क्या आ गई, कमी आ गई। लेकिन लाल भृंग नीले से अधिक थे, क्योंकि अचानक हाथी आता है और भृंग सहित झाड़ियों को रौंद लेता है, संयोग से नीले भृंगों बच जाते हैं। इसका कारण क्या है, रिजल्ट क्या है वो देखेंगे। रंग में परिवर्तन से अस्तित्व में कोई लाभ नहीं होता, संयोग से ही दुर्घटना के कारण रंग की समष्टि भृंग बच गई, जिससे समष्टि का स्वरूप बदल गया। छोटी समष्टि की दुर्घटना किसी जीन की आवृत्ति प्रभावित कर सकती है, जबकि उसकी उत्तरजीविता को कोई प्रभाव नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, उसकी जो समष्टि की आवृत्ति प्रभावित हो सकती है। विद्यार्थियों, कंडीशन नंबर 3 में क्या कहा है, लाल भृंग, कौन से भृंग, लाल भृंगों का समूह भृंगों की आवास और पादपक रोग लगा सकता है। भृंगों के औसत भार में अल्प पोषित की वजह से कमी आ गई। इसके बाद भृंगों की संख्या में निरंतर गिरावट, फिर पौधों में क्या हो गया, रोग क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर इसका निष्कर्ष क्या निकला विद्यार्थियों, भृंगों की संख्या में कोई आनुवंशिक परिवर्तन नहीं हुआ,
संज्ञा में कुछ प्रभाव समय के कारण पर्यावरण के कारण आया। मतलब कुल मिला के ये होगा विद्यार्थियों कि भृंगों की जो संख्या थी उसमें आनुवंशिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन जनसंख्या के प्रभाव के कारण पर्यावरणीय कारण आया जाता है। मतलब जो पर्यावरणीय कारक होते हैं उससे उसमें परिवर्तन आ सकता है। अब लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक उपार्जित और आनुवंशिक। उपार्जित का मतलब अपन जो लक्षण ग्रहण करते हैं वो, और आनुवंशिक लक्षण वो होते हैं जो माता पिता से प्राप्त होते हैं। देखिए ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन से प्राप्त किए जाते हैं और ये जनन कोशिकाओं डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते, वह अगली पीढ़ी में वंशानुगत स्थानांतरण नहीं होते। कुल मिला के ये लक्षण है वो अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं, जबकि आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो जीवों के वंशानुगत प्राप्त होते हैं, जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं, साथ ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। आनुवंशिक लक्षण जो जेनेटिक्स जो होते हैं करेक्टर, साथ ही ये आनुवंशिक लक्षण जैव विकास में सहायक होते हैं। मानव की आँखों और बालों के रंग, ये इस प्रकार के जैव जो आनुवंशिक लक्षण हैं, जबकि इसके अंदर अल्प प्रोषित भ्रंग के धार में कमी आ गई। वो कौन से है? उपार्जित लक्षण जैसे जैव विकास में सहायक नहीं होते उपार्जित लक्षण। जाति उद्भव किस हुआ है विकास के आधार पर, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है जीन प्रवाह का। तो जीन प्रवाह क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। उन दो समष्टियों के बीच जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती है किंतु आंशिक रूप से अलग रहती है, जीन प्रवाह कहलाती है। यानी दो समष्टियाँ होगी उसमें से जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती है किंतु आंशिक रूप से अलग रहती है, अलग अलग, वो क्या कहलाती है? जीन प्रवाह। देखिए यहाँ पर उदाहरण द्वारा समझाया गया, जैसे x1 और x2 उप समष्टि, स्थानीय समष्टि यानी अप्रवासी या जनन के दौरान जीन प्रवाह हो गया, फिर स्थानीय समष्टि में क्या आ गई? विभिन्नता आ गई, वेरिएशन आ गया है। या फिर देखेंगे आनुवांशिक विचलन क्या होगा, तो किसी एक समष्टि में उत्तरोत्तर पीढ़ी में जीन्स की बारंबार से अचानक परिवर्तन उत्पन्न होती है। प्राकृतिक चुनाव वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति उन जीवों का चुनाव बढ़ावा देती है जो कि बेहतर अनुकूलन देते हैं, यानी उन जीवों के बारे में चुनाव करती है जो बहुत ही अच्छे तरह से अनुकूलन कर सकते हैं, उनको क्या करती है? सिलेक्ट करती है। और भौगोलिक पृथक्करण क्या होता है, तो जनसंख्या में नदी पहाड़ आदि के कारण होता है, जो कि दो उप समष्टियों के मध्य अंतर संबंध नहीं हो पाता है, यानी दो समष्टियों के बीच में डिफरेंस नहीं हो पाता है। फिर जेड समष्टि क्या है, इसके उप समष्टि Z1 भौगोलिक रूप से विगलन नदी और पहाड़ इत्यादि। उप जेड समष्टि 2। कुल मिला के उत्तरोत्तर पीढ़ी में जो परिवर्तन होगा वो विभिन्नता के संग्रहण और समष्टि Z1 और समष्टि Z2 के कारण होगा। साथ ही आनुवंशिक विचलन होगा, ये एक प्रकार का क्रम है विद्यार्थियों, ध्यान रखना है आपको। और फिर प्राकृतिक चयन विचलन होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा। फिर Z1 और Z2 दो समष्टियाँ होगी और इसके दौरान नई स्पीशीज बनेगी, और नई स्पीशीज 1 और नई स्पीशीज 2, इसमें देखेंगे क्या होगा, कौन कौन से चेंज हो गए। तो आनुवंशिक विचलन के कारण डीएनए में परिवर्तन पर्याप्त है और गुणसूत्रों की संख्या में पर्याप्त है। तो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है विद्यार्थियों, आनुवंशिक विचलन का कारण क्या है। तो पहला कारण है डीएनए में पर्याप्त परिवर्तन, दूसरा है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। नेक्स्ट है विद्यार्थियों विकासीय संबंधी योजना कौन कौन सी है, तो पूछी जा सकती है परीक्षा में। समझात अभिलक्षण क्या क्या है देखेंगे अपन। जीवों में अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग समान होती है, यद्यपि विभिन्न जीवों में उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाएंगे। कुल मिला के इनके जो कार्य हो गए वो विद्यार्थी अलग अलग हो गए, लेकिन इसकी जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो उनकी संरचना क्या होगी? समान होती। और ऐसे अंग को हम समजात कहते हैं। परीक्षा में कितनी बार सवाल पूछा हुआ है, समजात अंग के उदाहरण बताओ, तो इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ध्यान रखना है। और जेल प्रणाली में विशेष रूप से ये टॉपिक जुड़ा हुआ है, साथ ही फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर भी है और अन्य चतुर्थ श्रेणी भर्ती में भी है। तो उदाहरण इंपॉर्टेंट है। देखिए विद्यार्थियों, पक्षियों और सरीसृप और जलचर स्तनधारियों के पदों के आधार पर संरचना एक समान होती है, किंतु विभिन्न कशेरुकों में जीवों में भिन्न भिन्न कार्य किए होते हैं। उसके बाद देखिए समजात अंग ये प्रदर्शित करते हैं कि इनके अंगों के जो मूल उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वज से हुई है। जैव विकास का ये प्रमाण है, किसका है? जैव विकास का प्रमाण है। अब समरूप क्या होते हैं विद्यार्थियों, तो इनकी एक संरचना अलग अलग होगी लेकिन इनके कार्यों में क्या होगी? समानता होगी। तो वह अभिलक्षण जिसकी संरचना और संगठन देखो अंतर है, दोनों दिख रहा है आपको कि संरचना और संगठन में क्या अंतर है। सभी उत्पत्ति भी समान नहीं होती किंतु कार्य उनके समान होते हैं। इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, ये भी परीक्षा में पूछा गया है।
सेकंड ग्रेड में 2 प्रश्न पूछे गए यहाँ से। पक्षी की अग्रपाद और समगादड़ के अग्रपाद दोनों ही किसके अंग के उदाहरण हैं? तो समरूप होमोलॉगस ऑर्गन्स के उदाहरण हैं। समरूप अंग प्रदर्शित करते हैं किंतु जंतुओं में कार्य अलग समान कार्य करते हैं, अतः अलग अलग प्रकार के पूर्वजों से विकसित हुए। जीवाश्म क्या है? फॉसिल्स क्या है? पूछे जा सकता है प्रश्न। तो जीवों को परिरक्षित अवशोषण जीवाश्म कहलाते हैं, यानी जीवों को परिरक्षित जो अवशेष होता है वो क्या कहलाता है? जीवाश्म कहते हैं। उदाहरण के लिए कई साले मर्त कीट गर्म मिट्टी के सूख कर कठोर हो गए। जो कितने बारे मर्त है, डायनासोर वगैरह हैं, वो सारे के सारे क्या गए? अलग अलग प्रकार से पाए। जैसे हम जीवाश्म क्या होता है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। अमोनोनाइट जीवाश्मी कशेरुकी, उसके बाद ट्राइलोबाइट जीवाश्मी अकशेरुकी, और नाइट्रिया जीवाश्मी मछली है, और राजोसोरस इंपॉर्टेंट है। जीवाश्म डायनासोर कपाल है, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। राजोसोरस क्या है? तो ये जीवाश्म डायनासोर का एक कपाल है। अब ये जीवाश्म कितने पुराने हैं, इसका टाइमिंग क्या है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। खुदाई करने से पृथ्वी की सतह के निकट जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए और जीवाश्मों के अपेक्षा अधिक पाए गए नहीं, यानी खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट जीवाश्मों में गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों के अपेक्षा अधिक नहीं पाए गए। एक फॉसिल डेटिंग पद्धति है जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले विभिन्न एक तत्व के भिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर उसका निर्धारण किया गया है, समय का निर्धारण किया गया है। किस प्रकार है? विकास का वर्गीकरण और इसके बारे में देखेंगे। जो तथ्य है, जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित प्रतिबिंब है। 2 स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान हो गए उनका संबंध भी उतना ही निकट होगा, यानी 2 ऐसी स्पीशीज जिनके लक्षण समान खाते हैं, मेलता खाते हैं, उनका जो निवास का स्थल होगा वो भी इतना ही संबंध रिलेटिव होगा, यानी पास में होगा। जितनी अधिक समानता उनमें होगी, उद्भव भी निकट अतीतम पूर्वजों से हुआ होगा। नहीं, जो जीवों के अंदर समानता उतनी ही उसका जो विकास होगा वो पूर्वजों से कैसे हुआ होगा उसका पता चलेगा। साथ ही जीवों के मध्य समानता है और उनमें जीवों का एक समूह रखने और उनके अध्ययन का अवसर प्रदान भी करते हैं विकास के अंदर। फिर विकास के चरण इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकते हैं कौन कौन से चरण हैं। तो क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में पाए गए हैं। पहला है इसका चरण विद्यार्थियों, योग्यता को लाभ, योग्यता लाभ। आँख का विकास, जटिल अंगों का विकास डीएनए में एकमात्र परिवर्तन द्वारा ही संभव नहीं है। यह क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। जैसे प्लेनेरिया में अति सरल आँख होती है, एल्पा होती है एकदम। प्लेनेरिया एक जो प्लेटीहेल्मिंथ्स का जानवर है उसके अंदर देखिए प्लेनेरिया में अति अल्प आँखें होती है। कीटों के अंदर जटिल आँखें होती है, जबकि मानव में द्विनेत्री आँखें होती है। तो ये विकास के अंदर योग्यता का लाभ है। अब है गुणता का लाभ क्या है? तो पंखों का विकास हुआ है। जैसे पंख ठंडे मौसम में उष्मारोधित के लिए विकसित हुए थे, लेकिन कालांतर में उड़ने के लिए ये काम आके जो पंख है जो ठंड से बचने के लिए पक्षियों के अंदर विकसित हुए थे, लेकिन ये अभी उड़ने में काम आ रहे हैं। साथ ही डायनासोर के भी पंख थे, पहले पंखों को उड़ने में समर्थ नहीं थे और पक्षियों में पैरों में उड़ने के लिए बनाया गया है। तो ये पंख का कार्य। अब एक कृत्रिम चयन क्या है? उसके बाद में आर्टिफिशियल सिलेक्शन, तो इसके बारे में अपन विद्यार्थियों कल पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब रखें। जय हिंद, जय भारत।